हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की हिंदी बुक वसंत का चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार लेखक अपने 4 दोस्तों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ बहुत कुछ घटित होता है। ये चैप्टर व्यंग पर आधारित है। इसका मतलब होता है हंसी मजाक पर आधारित है। तो लेखक और उसके दोस्तों के साथ रास्ते में क्या क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम 5 यानी कि लेखक और उनके 4 मित्र, उन्होंने ये तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वो चलेंगे, जो कि पन्ना से सतना के लिए चलती है, और जबलपुर से उनको ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे ट्रैवल करें ताकि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो बच्चों इधर देखिए, ये है वो बस जिससे उन्होंने ट्रैवल करना था। उनमें से 2 लोगों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बस से चलें तो हम सुबह तक पहुंच जाएंगे और टाइम पर हम लोग ऑफिस भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि भाई इस बस से मत जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही काफ़ी अंधेरा हो जाता है और वैसे भी रात के समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ये प्रश्न किया है लेखक ने। नहीं, बस डाकिन है। इसका मतलब ये है कि ये बस इतनी डरावनी है और इसकी हालत इतनी खराब है कि पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी या नहीं। इसलिए लोग हमेशा इस बस में जाने से डरते हैं और इस बस में जाने से बचते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक बता रहे हैं कि जिस बस में उन्हें सफर करना था वो बहुत पुरानी थी। उसे देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी। इसका मतलब यह है कि उस बस को देखकर श्रद्धा का भाव मन में आ रहा था। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब होता है अधिक उम्र वाला। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। तो लेखक बता रहे हैं कि जिस बस से उन्होंने सफ़र करना था वो बहुत पुरानी थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कई सालों से चल रही है और लोगों ने उसमें अपनी कई यात्राएं पूरी की हैं। उसके शीशे, उसकी खिड़कियां और उसकी बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पर नहीं थी। बस की हालत बहुत खस्ता थी। यही वो निशान थे जो उसके अनुभव को दर्शा रहे थे, और लोग इसीलिए उसमें सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि वृद्धावस्था में यानी कि इस हालत में उसे कष्ट होगा। पहले से ही उसकी हालत ऐसी है और उसके ऊपर अगर कई सारे लोग बैठ जाएं और उसको 2-4 यात्राएं और करनी पड़े तो ऐसा ना हो कि वो रास्ते में ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक सोच रहे हैं कि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब इसे आराम करना चाहिए, और इसने सही सलामत लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। इसके लिए ये पूजा के योग्य है और अब इसे सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक बताते हैं कि जिस बस से वो जा रहे थे उसी बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। बस कंपनी का मतलब है जिस कंपनी की वो बस है उसी के हिस्सेदार यानी उसके पार्टनर भी उसी में जा रहे थे। तो लेखक और उनके दोस्तों ने पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? और उसने कहा, क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। और उन्होंने थोड़ा और मज़े लिए। उन्होंने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है।
हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो लेखक कहते हैं कि गजब हो गया, बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने का मतलब होता है हिचकिचाना या टाल मटोल करना, क्योंकि बस की हालत देखकर लेखक और उनके कुछ मित्र ये सोचने लगे कि इस बस से जाएं या ना जाएं। तो उनमें से उनके एक दोस्त जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने थोड़ा उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी लगती है, यानी कि इस बस ने कई सारी यात्राएं की है और इसलिए इसे अनुभव है, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि यात्रा करनी चाहिए। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। इसका मतलब ये है कि इस बस ने कई सारी यात्राएं की हैं और कई सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, जबकि नई नवेली बसें जिन्होंने कुछ ही यात्राएं करी होती है या कई बार तो वो उनकी पहली यात्रा होती है, उस बस में जाने से अच्छा इस बस से जाना हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो लेखक बताते हैं कि फाइनली वे लोग उस बस पर बैठ गए और जो लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे वे उन्हें इस तरह से देख रहे थे मानो अंतिम विदा दे रहे हों। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी शक हो रहा था कि पता नहीं ये बस इनको सही सलामत पहुंचाएगी या नहीं, पता नहीं वे लोग दोबारा कब मिलेंगे। उनकी आंखें कह रही थी किनकी? जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उनकी। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फिर फकीर। रंक का मतलब होता है गरीब। आदमी को कूच, कूच का मतलब होता है जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब होता है कारण। तो लेखक बता रहे हैं कि जो लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे वो भी इस तरीके से देख रहे थे मानो कह रहे हों कि इस जिंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जो पैदा होता है उसे मृत्यु प्राप्त होती ही है, चाहे वो कोई राजा हो या फिर कोई गरीब इंसान हो। और हर एक आदमी के इस दुनिया से जाने के लिए कोई ना कोई एक निमित्त यानी कि कुछ न कुछ कारण चाहिए होता है, कोई ना कोई उसका कारण बनता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक बता रहे हैं कि इंजन तो स्टार्ट हो गया था और उससे इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन हो और वो इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। कांच का मतलब है गाड़ी की खिड़कियों में लगे हुए शीशे। तो लेखक बता रहे हैं कि खिड़की में शीशे बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो लेखक बता रहे हैं कि खिड़की में जो थोड़े बहुत कांच बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। क्यों? क्योंकि लेखक को डर था कि कहीं उससे उन्हें चोट न लग जाए, इसलिए वे तुरंत ही खिड़की से दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन तो चल रहा था लेकिन वो इतनी जोर की आवाज़ कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इंजन हमारी ही सीट के नीचे पड़ा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो लेखक कह रहे हैं कि बस स्टार्ट तो हुई थी और सचमुच वो चल भी पड़ी और हमें ऐसा लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों, मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों में से कितने बच्चों को पता है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। और जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, इस आंदोलन का मकसद था कि सभी भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेना चाहिए। असहयोग का मतलब होता है सहयोग वापस लेना या सहयोग नहीं करना। तो लेखक का कहना है कि जिस समय ये आंदोलन चल रहे थे, ये 1920-21 की बात है, उस समय ये बस अवश्य जवान रही होगी, यानी कि ये बस इतनी पुरानी है कि उस समय से अभी तक चल रही है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। तो लेखक कह रहे हैं कि इस बस को उस समय ट्रेनिंग मिल चुकी थी, इसीलिए इस बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इसका मतलब है कि बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, यानी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस बहुत पुरानी थी और इसी कारण इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसका इंजन भी आवाज कर रहा था, खिड़कियां भी टूटी हुई थी और उसका हर एक पुर्जा हिल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक कह रहे हैं कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट और बॉडी एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे थे। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है, क्योंकि पूरी बस पूरी तरीके से हिल रही थी। तो बॉडी का और सीट का आपस में कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई तो सारे अंतर मिट गए। 10-15 किलोमीटर चलने के बाद ये तक अंदाजा नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर सवार हो गई है। बस की हालत बहुत खराब थी। उसके सारे पुर्जे, उसके सारे हिस्से बुरी तरह से हिल रहे थे। 8-10 मील होते हैं, लगभग 12 से लेकर के 16 किलोमीटर के आसपास। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कि कुछ दूर चलने के बाद सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले क्या हुआ कि अचानक से बस रुक गई। पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है, यानी कि जो फ्यूल टैंक है, उसमें छेद हो गया है। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे अपने बगल में रखा। उसके बाद उसमें नली यानी कि एक पाइप डालकर उसे इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो लेखक बता रहे हैं कि ये सब देख करके वो ये उम्मीद करने लगे कि अगर ऐसा ही रहा तो कुछ देर के बाद जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, जो कि इसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो इंजन को निकाल करके अपनी गोद में रख लेंगे और फिर पाइप से उसे पेट्रोल पिलाएंगे। कैसे? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में बिठाकर उसे दूध की शीशी मुंह में लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। रफ्तार का मतलब होता है स्पीड। तो बस की स्पीड अब और धीमी हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। तो लेखक बता रहे हैं कि बस दोबारा से चलने लगी और उसकी स्पीड, रफ्तार मतलब स्पीड, और उसकी स्पीड 10-15 मील हो गई थी। लेकिन लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है और स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बस की खिड़की से बाहर जब लेखक देख रहे थे तो उन्हें दिख रहा था कि चारों ओर हरे हरे पेड़ हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, जो कि बहुत लुभावने का मतलब होता है बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन लेखक बस की हालत से इतना डर गए थे कि उनको हर एक पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। उन्हें ऐसा लगता कि जो भी पेड़ आ रहा है उससे बस टकरा जाएगी। एक पेड़ आगे जाता तो उन्हें लगता कि जो दूसरा पेड़ आ रहा है उसी से कहीं बस ना टकरा जाए। और जब उन्हें कोई झील या तालाब दिखाई देता तो उनको ऐसा लगता कि बस की हालत इतनी खराब है कि बस इसमें डूब जाएगी और गोते खाने लगेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो लेखक बता रहे हैं कि अचानक से बस फिर से रुक गई।
ड्राइवर ने कई कोशिशें की, लेकिन उससे भी वह ठीक नहीं हो सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया का मतलब है फिर से वो सहयोग नहीं कर रही थी, और कंपनी के हिस्सेदार जो उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने सभी को ढांढस बंधाया। उन्होंने सभी से कहा कि भाई बस तो बिल्कुल ठीक थी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये तो आज ही हुआ है जो कि कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। क्षीण चांदनी का मतलब होता है हल्की मूनलाइट। तो लेखक कह रहे हैं कि चांदनी रात में पेड़ों की छाया के नीचे वो बस ऐसी लग रही थी कि उसे देखकर दया आ रही थी, दयनीय लग रही थी। दयनीय का मतलब होता है जिसे देखकर दया आए। वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी औरत। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। ग्लानि का मतलब होता है गिल्ट। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। तो लेखक को अपने आप में गिल्ट फील हो रहा था कि इस बस की इतनी बुरी हालत है और इस पर हम बैठकर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का मतलब होता है कि प्राण का अंत यानी कि मृत्यु, क्योंकि उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि इसका अंत कभी भी हो सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर इसका अंत यहीं पर हो गया तो इस बियाबान, बियाबान का मतलब होता है जंगल, तो इस सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इसको हमें यहीं पर त्यागना पड़ेगा। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। तो मन ही मन लेखक चिंतित भी हैं कि पता नहीं उनका सफर कैसे पूरा होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। तो लेखक बता रहे हैं कि बस में जो एक हिस्सेदार ट्रैवल कर रहे थे, अब वो आए हेल्प करने के लिए। उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा, बस स्टार्ट हो गई और आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। वो चलने तो लगी लेकिन उसकी स्पीड और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ पर वृद्धा कहा गया है बस को, और उसकी आंखें जो हैं वो उसकी हेडलाइट को कहा गया है। तो बता रहे हैं कि धीरे धीरे बस की जो हेडलाइट है वो कम होती जा रही थी। चांदनी, अभी आपको बताया था ना, चांदनी बोलते हैं मून लाइट को। तो जैसा कि बस की अपनी खुद की लाइट कम हो चुकी थी, इसलिए ड्राइवर रास्ता देखने के लिए मून लाइट का इस्तेमाल भी कर रहा था। रेंग रही थी का मतलब है धीरे धीरे चल रही थी। और अगर आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती तो ड्राइवर बस को एकदम किनारे खड़ा कर देता। ऐसा लग रहा था कि मानो आने और जाने वाली गाड़ियों से वो बस कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। पुलिया का मतलब होता है छोटा पुल। तो लेखक बता रहे हैं कि बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची ही थी कि उसका एक टायर फिस करके बैठ गया का मतलब है एक टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी और पहले ही वो बहुत धीमी धीमी चल रही थी, इसलिए शायद किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और कोई घायल नहीं हुआ। अगर स्पीड में होती तो बगल में ही एक बहुत गहरा नाला बह रहा था, बस उसमें गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव का मतलब होता है सम्मान, सम्मान के साथ देखा। वो टायरों की हालत पहले से जानते थे, फिर भी अपनी जान हथेली में लेकर के इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग या बलिदान, और दुर्लभ का मतलब होता है
जो कि कठिनता से प्राप्त होती है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है कि त्याग और बलिदान की ऐसी भावना बहुत मुश्किल ही देखने को मिलती है। मालिक भी ऐसे खतरनाक बस में सफ़र करके मरने को तैयार हो जाए, ये तो हैरानी की बात है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब लेखक उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है कि खुद मालिक होकर ऐसी बस को चला रहा है और खुद भी उसमें सफ़र कर रहा है। उसे तो किसी कंपनी का मालिक नहीं, बल्कि किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बलिदान और साहस की भावना को देख करके वो एक अच्छा नेता साबित होगा और किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो लेखक सोच रहे हैं कि अगर बस उस नाले में गिर जाती और सब के सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? उस हिस्सेदार, कंपनी के हिस्सेदार का, उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ गया जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक बता रहे हैं कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, लेकिन अब तक उनके साथ जो कुछ घटित हुआ था और उन्होंने जो भी महसूस किया और बस की जो भी हालत थी, उसके बाद उन्होंने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अभी तक का उनका प्रोग्राम क्या था? उन्होंने पन्ना जाना था और फिर वहां से जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी ताकि वो सुबह टाइम पर पहुंच जाए और उनके कुछ दोस्त जिन्होंने ऑफिस जाना था वो ऑफिस भी जा सकें। लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने पन्ना पहुंचने की ही उम्मीद छोड़ दी, जबलपुर तो दूर की बात। वो कह रहे हैं पन्ना ही क्या, उन्होंने तो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अब पूरी जिंदगी इसी बस में गुजर जाएगी और इससे सीधे उस लोक में, उस लोक का मतलब है मृत्यु लोक और प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना, कूच करना या फिर जाना, कि प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा निकल जाएं। अब उन्हें लग रहा था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं रह गई है, क्योंकि लेखक को अब कोई भरोसा ही नहीं रह गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ से अब हम सीधा मृत्यु लोक को चले जाएंगे, क्योंकि ये बस पता नहीं उन्हें कहाँ तक पहुँचाएगी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बेताबी का मतलब होता है बेचैनी। तो उनकी बेचैनी और मन में जो तरह तरह के ख्याल थे, तरह तरह की चिंताएं थी, अब सब खत्म हो गए थे। अब भरोसा ही नहीं था कि बस ने उन्हें समय पर पहुंचाना है, इसलिए शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब वो इत्मीनान से, इत्मीनान का मतलब होता है शांति से या तसल्ली से, तो वो सारी चिंताएं छोड़कर जैसे घर में बैठते हैं वैसे आराम से बैठ गए। तो लेखक कह रहे हैं कि चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक, उनके मित्र और बस में जितने भी लोग बैठे थे हंसी मजाक करने लगे और हंसी मजाक के साथ ही उनका समय बीतने लगा। हरिशंकर परसाई, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।